डिमांड हम पढ़ते हैं कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, कंज्यूमर के एंगल से हम सोचते हैं, ठीक है। सप्लाई को हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से, हम अपने आप को प्रोड्यूसर के एंगल से अपने आप को रखेंगे। क्लियर जी। तो लॉ ऑफ सप्लाई में हम पढ़ेंगे डिफिनीशन, ठीक है जी। एजम्पशंस, मैंने आपसे कहा था ना कि इकोनॉमिक्स में तकरीबन कुछ जितनी भी लॉज हैं उसमें तकरीबन कुछ बातें कांस्टेंट होती हैं। आपको डिफिनीशन मिलेगा नॉर्मली, आपको एजम्पशंस मिलेंगे, आपको टेबल मिलेगा, आपको डायग्राम मिलेगा, आपको एक्सेप्शन एंड लिमिटेशन मिलेंगे, और आपको प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की ये ला कहां कहां पर प्रैक्टिकली इंपोर्ट करते हैं, रियल लाइफ में हम इसको किधर किधर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बातें मेरे ख्याल से उसमें भी थी, ठीक है जी। तो पहले तो कल हमने क्या पढ़ा, सप्लाई की। सप्लाई है क्या चीज, जब हम एक खास क्वांटिटी को एक खास प्राइस पे, एक प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं सप्लाई। क्लियर जी। और प्रोडक्शन का वो हिस्सा जो कि मार्केट में सप्लाई ना हो बल्कि हमारे पास अभी तक स्टोर में पड़ा हो, स्टॉक्स में पड़ा हो, तो उसको हम कहते हैं स्टॉक। इज दैट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच हैज नॉट येट बीन सोल्ड। प्रोडक्शन का वो हिस्सा जो अभी तक हमने सेल नहीं किया बल्कि स्टोर में पड़ा है, उसको हम कहते हैं स्टॉक। क्लियर जी। और प्रोडक्शन का वो हिस्सा जो कि हम एक खास प्राइस पे मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं सप्लाई। क्लियर जी। डिफिनीशन, अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या चीज है, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, ठीक है जी, बाकी चीजें वैसी की वैसी रहे। अदर थिंग क्या, एजम्पशंस। कौन से एजम्पशंस, नीचे पढ़ेंगे। when the price of a good increases its quantity supplied increases, यानी extend and vice versa, यानी अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज होगी। मैंने वाइस वर्सा इसलिए लिखा है, यानी इसका अपोजिट, इस सेंटेंस का अपोजिट कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, बाकी चीजें ऐसी की ऐसी रही, कोई चेंज ना हो। क्लियर। जब एक गुड्स की प्राइस में इंक्रीज आएगा तो प्रोड्यूसर उसकी क्वांटिटी सप्लाई को इंक्रीज करेगा, मार्केट में ज्यादा क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवाएगा। और जब प्राइस में डिक्रीज आएगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई मार्केट में कम करेगा। मैंने कल आपसे क्या कहता कि प्रोड्यूसर जो होते हैं ना वो प्रॉफिट के लिए, ठीक है, अगर उसको लगे कि मार्केट में प्रॉफिट है, ये प्राइस मुझे, अगर इस प्राइस पे मैं गुड को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और मुझे फायदा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, तो वो सप्लाई इंट्रोड्यूस करवाएगा। अगर उसको लगे कि यार ये मुझे तो फायदा नहीं दे रहा इस प्राइस पे ये गुड, तो वो कभी भी इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा मार्केट में, सप्लाई नहीं करेगा, और वो जाके उसको स्टॉक या स्टोर में रख लेगा। क्लियर जी। तो अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग सेम रहे। प्रोड्यूसर जब किसी गुड्स की प्राइस में इंक्रीज आएगा तो उसकी सप्लाई को इंक्रीज करवा देगा, अगर प्राइस में इंक्रीज नहीं आएगा तो वो सप्लाई में इंक्रीज नहीं लाएगा और वो उसको जाकर स्टोर कर देगा। ये है लॉ ऑफ सप्लाई जी। यहाँ कोई कंफ्यूजन, डिफिनीशन में कोई कंफ्यूजन, उधर हम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डिमांड में, सप्लाई में हम प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं जी। काइंडली कोई कंफ्यूजन पूछे। जी हैदर, इमरान जी, इकरा, शमीम, सब यार जितने भी हैं पूछो शाबाश। ठीक है जी, सही है, आसान है ना, इंशाल्लाह चीजें आसान होती जाएंगी। इस कहने का मतलब यह है कि लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड और प्राइस का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप था। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और अभी हैदर और इसके असम्पशंस पढ़ेंगे, अदर थिंग रिमेनिंग सेम, इसलिए मैंने लिखा है डिफिनीशन में। अभी मैं देखो एक्सपेंसिव नहीं, अगर वो उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा ना प्रोड्यूसर के लिए, अगर हाई कंज्यूमर हाई प्राइस देगा प्रोड्यूसर को, ठीक है ना, तो वो फिर प्रोड्यूसर भी इनकरेज होगा और वो सप्लाई बढ़ा देगा। लेकिन अगर कंज्यूमर हाई प्राइस नहीं पे करता, जितना प्राइस प्रोड्यूसर चाहता है रिजर्वेशन प्राइस, उसको वो नहीं मिल रही, तो वो कभी भी सप्लाई नहीं करेगा, वो फिर भी कभी भी लॉस पे चीजों को नहीं बेचेगा, ठीक है ना। तो ये इसकी एक बिजनेस कम्युनिटी एक साइकी होती है, जिधर उसको प्रॉफिट नजर आएगा वो बेचेगा, प्रॉफिट नजर ना आए वो कभी भी नहीं बेचेगा।
ये साइकोलॉजी है इन लोगों की। चलो जब आप लोग क्रिटिकल फील्ड में आ जाओगे तो आपका इनके साथ वास्ता पड़ेगा, क्लियर हो जाएगा ये सब चीजें। ठीक है जी। तो मैं कह रहा था कि लव डिमांड में प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप था और इधर पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। देखिए मार्केट में अगर उससे कोई परचेज नहीं करेगा तो वो प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, फिर वो देखेगा ना कि किस चीज की डिमांड है। जब इंशाल्लाह हम प्राइस मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना तो उधर ये चीजें फिर मजीद क्लियर हो जाएंगी। अगर प्रोड्यूसर को लगे कि लोग इस चीज की डिमांड नहीं करेंगे तो वो फिर उसको क्यों प्रोड्यूस करेगा? उसके पास तो ऑलरेडी रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, वो कोई और प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देगा। इंशाल्लाह ये चीजें एजम्पशन में आएंगी, तो आप मुझे टाइम देते इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी चीजें। सही है जी। तो ये था डिफिनीशन। कहने का मतलब ये है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का आपस में पॉजिटिव, ठीक है ना, या डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्लियर। और लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप था, तो इधर रिलेशनशिप पॉजिटिव है जी। जहां तक कोई सवाल, assumptions की तरफ चलते हैं हम। बस उधर मैंने वो डिफिनेशन लिखवा दिया, आप लोग इधर से ना पढ़े बस, ठीक है ना। सेंटेंस ये जो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है बस। assumptions की तरफ आते हैं। assumptions of the law, no change in cost of production, कि यार कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज ना है। भाई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपका मटेरियल, आपका लेबर और आपकी मशीनरी वगैरह। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट जिस इंग्रेडिएंट से बनता हो ना, उसमें मटेरियल, उसमें लेबर और उसमें आपकी मशीनरी आ जाती है। ये है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज ना हो, अदरवाइज ये ला एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ जाता है तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जांपल मटेरियल महंगा हो जाता है, लेबर महंगा हो जाता है, या आपकी मशीनरी महंगी हो जाती है, तो फिर क्या होगा? तो देखो, अगर ये चीजें महंगी हो जाती तो प्रोड्यूसर को ये चीजें महंगी मिलेगी। जब प्रोड्यूसर को ये चीजें महंगी मिलेगी तो वो करेगा क्या? वो फिर उसकी प्रोडक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। हालांकि मार्केट में वो उसको हाई प्राइस पर बेच सकता है, लेकिन उसको ये चीजें महंगी मिल रही है तो वो उसकी प्रोडक्शन नहीं करेगा। प्रोड्यूसर को ये भी पता है कि अगर मैं इसको हाई प्राइस पे बेचूंगा भी, मार्केट में इसकी सप्लाई होगी भी, मुझे अच्छे प्राइस आएंगे, लेकिन क्योंकि ये मुझे महंगी मिल रही है तो वो उसकी प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ला एप्लीकेबल नहीं हुआ। हालांकि प्रोड्यूसर को ये पता है कि लोग उसको हाई प्राइस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं इसको नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास ये इतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं इसको बना दूं। जी पहले पॉइंट में कोई इशू? जी पहली पॉइंट में कोई इशू? क्लियर जी? नो जी, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। यार टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज ना आए। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है तो तब भी ये ला एप्लीकेबल नहीं होगा। किस तरह? फॉर एग्जांपल, आपने कोई लेटेस्ट मशीनरी अडॉप्ट की, ठीक है। लेटेस्ट मशीनरी अडॉप्ट करने के साथ अब आप कम कास्ट पे कम टाइम में ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे। जब ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे तो आपकी सप्लाई भी फिर ज्यादा होगी। हालांकि मार्केट में तो प्राइस नहीं बढ़ी, मार्केट में तो उस प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी आप प्रोडक्शन ज्यादा क्यों, सप्लाई ज्यादा कर रहे हो? क्यों? क्योंकि उधर प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है ना। आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है जिसकी वजह से आपको यह फायदा हो रहा है कि कम टाइम में और कम कास्ट में
आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तो आप प्रोड्यूस ज्यादा करोगे तो आप सप्लाई भी ज्यादा करोगे। हालांकि मार्केट में तो प्राइस हाई नहीं हुई, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो तब भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जी दूसरे पॉइंट में कोई इशू? क्योंकि सप्लाई तो अगर बढ़ गई है ना, तो वो तो टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ गई है ना सप्लाई, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो सप्लाई ज्यादा हो रही है। हालांकि मार्केट में तो प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ी, और हमने लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ा कि प्रोड्यूसर तब सप्लाई बढ़ाएगा जब प्राइस बढ़ेगी। मार्केट में तो प्राइस कांस्टेंट रही है, लेकिन उधर से सप्लाई ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तो आप सप्लाई भी ज्यादा करोगे। जी 2 पॉइंट्स में कोई इशू? इंपॉर्टेंट है जी ये, मतलब आई इज्यूम कि क्लियर है। तीसरा पॉइंट, नो चेंज इन क्लाइमेट। यार क्लाइमेट में भी कोई चेंज ना आए, वेदर में कोई चेंज ना आए। अगर वेदर में चेंज आ जाता है तो तब भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो। किस तरह? फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, गंदम वगैरह, मकई, भाई टाइम पे बारिश ही हुई, सही टाइम पे बारिश ही हुई, ठीक है ना, और मतलब पैदावार अच्छी हो गई गंदम वगैरह की, क्लियर, जमींदारों को बड़ा फायदा हुआ, टाइम पे पानी वगैरह भी अवेलेबल था, बारिशें भी टाइम पे हुई, कोई मतलब आफत तूफान नहीं आया, और गंदम की उगाई वगैरह हुई, ठीक है। क्या होगा? प्रोडक्शन ज्यादा, तो मार्केट में ऑटोमेटिकली सप्लाई भी ज्यादा होगी। जब आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आप फिर सप्लाई भी ज्यादा करते हो, ठीक है। हालांकि मार्केट में गंदम की प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन चूंकि फेवरेबल वेदर कंडीशंस, फेवरेबल क्लाइमेट की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, तो जिम्मेदार क्या करेंगे? मार्केट में ज्यादा गंदम को सप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि वेदर अच्छा था, क्लाइमेट अच्छी थी, प्राइस मार्केट में गंदम की नहीं बढ़ी, लेकिन उसने फिर भी सप्लाई ज्यादा कर दी, क्योंकि वेदर अच्छा था, उसकी कंडीशन फेवरेबल थी। और इसके वाइस वर्सा भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। मतलब इसके वाइस वर्सा, टाइम पे बारिश ही नहीं हुई, कोई अल्लाह ना करे आफत वगैरह आया, ठीक है ना जी, गंदम की उगाई कम हुई। जब गंदम की उगाई कम हुई, ठीक है ना, तो आप प्रोडक्शन कम, तो फिर आप सप्लाई भी कम कर लोगे। हालांकि मार्केट में प्राइस बहुत हाई है, कंज्यूमर हाई प्राइस देने को तैयार है, लेकिन आपने प्रोडक्शन कम की, जिसकी वजह से आप सप्लाई कम करोगे, तो तब भी एप्लीकेबल नहीं। तो दोनों एंगल से चेंज, अगर फेवरेबल चेंज हो तो तब भी, अगर अनफेवरेबल चेंज हो क्लाइमेट में तो तब भी। इन 3 पॉइंट्स में कोई इशू? जी खामोशी क्या बता रही है आपकी खामोशी? ये समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अब्दुल जी मैंने भाई कहा कि अगर क्लाइमेट फेवरेबल हो, ठीक है इधर मैं कर दूं। अगर क्लाइमेट आपकी फेवरेबल हो, ठीक है ना, मौसम आपके फेवर में चला गया, और गंदम की पैदावार में ज्यादा हुई, उसमें इंक्रीज आया, तो प्रोडक्शन में इंक्रीज आने का मतलब ये कि फिर आप सप्लाई भी ज्यादा करोगे मार्केट में, ठीक है जी। तो जब सप्लाई ज्यादा करोगे, हालांकि मार्केट में गंदम की प्राइस नहीं बढ़ी, और हमने लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ा कि हम उस प्रोड्यूसर उस टाइम सप्लाई ज्यादा करेगा जब उसकी प्राइस हाई होगी। हालांकि मार्केट में तो प्राइस हाई नहीं है, लेकिन फिर भी आप सप्लाई ज्यादा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उधर प्रोडक्शन ज्यादा हुई है ना, उधर आपके पास प्रोडक्शन अच्छी हुई है, तो इसी वजह से आप सप्लाई ज्यादा कर रहे हो। तो इसका ये था हैदर जी। अब्दुल मजीद, आप थर्ड पॉइंट क्लियर है कि नहीं? जी जी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बिल्कुल इसी तरह ना, सिचुएशन आपके फेवर में भी हो सकती है और अनफेवर में भी हो सकती है। नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यार अगर प्रोड्यूसर को लगे, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर डील करता है 2 प्रोडक्ट्स में, टी एंड कॉफी में, क्लियर। अब प्रोड्यूसर को लग रहा है कि यार टी का मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा, ठीक है ना, मैं टी की प्रोडक्शन रोक लेता हूं, और कॉफी की प्राइस अब मुझे ज्यादा मिल रही है ना। नहीं ना, सप्लाई ज्यादा होती तो, सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो प्राइस में, वो आप उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हो ना, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। मैं तो अभी प्रोड्यूसर सप्लाई, तो हम प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं ना, ठीक है जी। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि वो सप्लाई
तब ज्यादा करेगा जब प्राइस हाई होगी, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी भी है जिसमें प्राइस हाई नहीं होता प्रोड्यूसर के लिए और तब भी वो सप्लाई ज्यादा करता है। कुछ सिचुएशन ऐसी भी, ये वो सिचुएशन है ना कि जब आपका सप्लाई कर्व अदर दिन प्राइस की वजह से मूव करता है, तो ये वो सिचुएशंस है कि सप्लाई तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन प्राइस में इंक्रीज नहीं आया, तो ये वो सिचुएशंस है। नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मैंने कल आपसे कहा था कि वो गुड जो अल्टरनेट यूज होते हैं। अब प्रोड्यूसर दो प्रोडक्ट्स में डील करता है, टी एंड कॉफी में। प्रोड्यूसर को लग रहा है कि टी का मुझे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा, लोग उसको पसंद नहीं करे, लोग हाई प्राइस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उसकी तरफ, कॉफी की तरफ। क्लियर? तो वो फिर क्या कर लेगा, वो फिर वो जो रिसोर्सेज वो टी के लिए यूज करता था वो फिर कॉफी के लिए यूज कर लेगा। क्लियर? तो ऑटोमेटिकली हो क्या जाएगा कि कॉफी की अपनी प्राइस तो नहीं बढ़ी, प्राइस कॉफी की अपनी प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन चूंकि टी की प्राइस में डिक्रीज आ गई, कॉफी की अपनी प्राइस नहीं बढ़ी लेकिन चूंकि टी की प्राइस में डिक्रीज आ गई, टी को अब लोग पसंद नहीं करते, तो उसने वो रिसोर्सेज कॉफी की तरफ शिफ्ट किए और कॉफी की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है? तो नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। कहने का मतलब ये है कि टी की अपनी टी की प्राइस तो गिर गई, क्लियर, और कॉफी की प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन उसको पता है कि कॉफी मुझे ज्यादा फायदा दे रहा है, तो वो टी के रिसोर्सेज भी कॉफी की तरफ शिफ्ट कर लेगा और ऑटोमेटिकली उसकी सप्लाई में इंक्रीज आ जाएगा। हालांकि कॉफी की अपनी प्राइस कांस्टेंट रही, लेकिन टी की प्राइस गिरने की वजह से वो कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा प्रोड्यूसर। ये पॉइंट आगे भी आ गया, खैर ये मजीद इंशाल्लाह उधर क्लियर हो जाएगा जी। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, बाकी को समझ आ रहा है कि नहीं? देखें, दो प्रोडक्ट्स है ना सब्स्टिट्यूट, टी एंड कॉफी। कॉफी की अपनी प्राइस कांस्टेंट रही, ठीक है जी, जबकि टी की प्राइस गिर गई। तो जब प्राइस गिर गई तो प्रोड्यूसर क्या कर लेगा, प्रोड्यूसर जो रिसोर्सेज टी पे यूटिलाइज कर रहा था, जो मटेरियल टी के लिए यूटिलाइज कर रहा था, जो लेबर टी के लिए यूटिलाइज कर रहा था, वो अब कॉफी की तरफ शिफ्ट कर देगा। क्यों? तो क्या हो जाएगा, जब वो रिसोर्सेज कॉफी की तरफ शिफ्ट कर लेगा तो कॉफी की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। किस वजह से? क्योंकि उसकी सब्स्टिट्यूट की प्राइस गिर गई, उसकी जो टी थी सब्स्टिट्यूट उसकी प्राइस गिर गई, तो कॉफी की सप्लाई में इंक्रीज आ गया। हालांकि कॉफी की अपनी प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं आया, अगर उसकी सप्लाई में इंक्रीज आया है तो टी की प्राइस के गिरने की वजह से। अब इमरान जी बाकी भी कंफर्म कर दें। जी जी। नो चेंज इन अवेलेबिलिटी एंड कास्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यार अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज, कोई मतलब आपको कोई अच्छी मटेरियल मिल गई, ठीक है ना, टी प्राइस अगर टी की प्राइस सेम रहेगी तो फिर नो चेंज इन सप्लाई, फिर आपकी कॉफी की सप्लाई भी नहीं बढ़ेगी। फिर तो प्रोड्यूसर को पता है मैं इस प्राइस इसमें कॉफी को भेजू या टी को भेजू, मुझे तो दोनों में सेम ही वो है, फिर तो कुछ भी नहीं करेगा। नो चेंज इन अवेलेबिलिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये तकरीबन एक क्लाइमेट से मिलता जुलता पॉइंट है कि आपके पास कोई अच्छी जमीन, कोई इन्वेंशन हुई या कोई ऐसी कोई अच्छी जमीन में पैदावार हो गई, तो उसकी वजह से अगर सप्लाई बढ़ जाती है, तो ये और ये मिलते जुलते पॉइंट है, क्लाइमेट और ये मिलते जुलते पॉइंट है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में कोई ऐसी कोई अच्छी सी जमीन की वो हो गई ना, प्रोडक्शन हो गई, ठीक है ना, या आपके पास रॉ मटेरियल अच्छे से आ गए, कोई रॉ मटेरियल, ठीक है ना, या आपके पास कोई सोने के पहाड़ निकल आए, ठीक है, तो इसी वजह से भी प्रोडक्शन में फिर इजाफा आ जाता है। ठीक है, तो ये और वो पॉइंट मिलते जुलते हैं, ये ओवरलैपिंग करते हैं। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स, इस पॉइंट को और ये दोनों मिलते जुलते हैं, ये क्लाइमेट वाले, ठीक है, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज और ये भी। यार आसानी से पानी अवेलेबल होना, नेचुरल रिसोर्स का मतलब ये कि डैमों में पानी अवेलेबल हो, दरिया हो, पहाड़ हो, तो इस चीजों की से भी आपकी प्रोडक्शन में पैदावार हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप लगाते हैं टेबल का कारखाना, ठीक है ना, या चेयर्स का, क्लियर,
और आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज या जंगलात अवेलेबल हो, तो लकड़ी इजीली अवेलेबल होगी। जब लकड़ी इजीली अवेलेबल होगी तो आप टेबल की प्रोडक्शन इजीली कर लोगे। जब टेबल की प्रोडक्शन इजीली कर लोगे तो आप सप्लाई इजीली कर लोगे। ठीक है ना जी। लेकिन वॉइस वर्सा इसके अगेंस्ट भी हो सकता है कि अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज ना हो और आप टेबल में डील करते हैं, ठीक है ना, और आपके पास ये दरख्त वगैरह अवेलेबल ना हो तो फिर प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई कम होगी। ये जी, तो ये और वो मिलते जुलते पॉइंट्स हैं। नो चेंज इन प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब ये है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं जी? जी कैपिटल गुड्स जी बताए, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? मैं डेफिनेशन बताया बेचारा। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल सही है सलमान, सही, बाकी भी जवाब दे। ठीक है, जितने भी मैन गुड्स है ना, मशीनरी वगैरह, तो इसको कहते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है ना, मैन थिंग्स कॉल्ड कैपिटल गुड्स। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अब नो चेंज इन प्राइस ऑफ कैपिटल गुड, या आपके पास मशीनरी इजीली अवेलेबल हो, मतलब या मशीनरी की प्राइस में चेंज आ जाए, डिक्रीज हो जाए, तो आप इजीली मशीनरी खरीद सकते हो ना। या आपके पास इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इजीली अवेलेबल हो, आपके पास पैसे हो तो आप इजीली वो मशीनरी खरीद सकते हैं, या अगर कम प्राइस पे खरीद सकते हैं। अगर प्राइस में डिक्रीज आता है कैपिटल गुड्स में, क्लियर जी, तो आप वो मशीन इजीली खरीद लोगे, और जब इजीली खरीद लोगे तो आप प्रोडक्शन कर लोगे, जब प्रोडक्शन कर लोगे तो सप्लाई ज्यादा होगी, क्लियर। लेकिन अगर कैपिटल गुड्स की प्राइस हाई हो जाती है, आपको वो मशीनरी या आपको इन्वेस्टमेंट इजीली अवेलेबल ना हो या हाई प्राइस पे अवेलेबल हो, तो फिर आप क्या करोगे? या तो उस मशीनरी को आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है, या अगर इंस्टॉल कर पाओगे तो हाई कॉस्ट पे कर पाओगे, तो फिर आपकी प्रोडक्शन भी कम होगी। जब प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। तो अगर कैपिटल गुड्स की प्राइस में डिक्रीज आता है, कैपिटल गुड्स सस्ते अवेलेबल है, सस्ते प्राइस पे अवेलेबल है, तो फिर आपकी प्रोडक्शन हाई तो सप्लाई हाई। लेकिन अगर कैपिटल गुड्स आपको हाई प्राइस पे मिलता हो, ठीक है ना, उसकी प्राइस हाई हो गई, तो होगा क्या कि आपकी प्रोडक्शन कम, जब प्रोडक्शन कम तो फिर आपकी सप्लाई भी कम होगी। जी, इस पॉइंट में कोई इशू? जी सलमान, इकरा, शमीन, शफकत, हैदर, मजीद, ठीक है जी। अब टैक्स रेट आर स्टेबल, इस पे उसने अलग भी सवाल पूछा था। मैंने कल आपसे कहा था कि टैक्सेस दो तरह के होते हैं, इनकम टैक्सेस एंड सेट टैक्सेस। हम अब इनकम टैक्स को डील नहीं करते, हम थोड़ा सा सेट टैक्स पढ़ते हैं। देखें होता क्या है जी, मैंने कल आपसे कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल एक चीज की प्राइस हो 100 रुपए और उसमें आप कर लेते हो 70 रुपए टैक्स, जो सेट टैक्स होता है, ठीक है, तो ये आपको चीज मिल जाती है 117 में। ये 100 रुपए तो चले जाते हैं प्रोड्यूसर के जेब में, और ये 70 रुपए चले जाते हैं गवर्नमेंट के जेब में, क्लियर जी। भाई ये 17, 18 हो या 20 हो या 15 हो या 16 हो, प्रोड्यूसर का इससे कोई गरज नहीं, उसके जेब में तो 100 के 100 ही जाने हैं, क्लियर। अब फॉर एग्जांपल ये टैक्स रेट बढ़ जाता है, ठीक है, और ये हो जाता है 118, ठीक है, तो प्रोड्यूसर को तब भी 100 ही मिलने हैं। लेकिन होगा क्या, प्राइस तो 117 से 118 पे चले गई, तो ऑटोमेटिकली प्राइस तो बढ़ गई, लेकिन प्रोड्यूसर अपने सेल को नहीं बढ़ाएगा, अपने सप्लाई को प्रोड्यूसर नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जब 117 में वो बेच रहा था तब भी उसको 100 रुपए ही मिलने थे, और जब वो 118 पे बेचेगा तो तब भी उसको 100 रुपए ही मिलने हैं, तो उसका सेल टैक्स से कोई गरज नहीं, क्लियर। तो भाई प्रोड्यूसर की तो अपनी प्राइस कांस्टेंट रही ना, और ऑल प्राइस बढ़ गई ना,
टैक्स रेट बढ़ गए ना, तो प्रोड्यूसर तब सेल बढ़ाएगा जब उसको पर्सनली फायदा होगा। क्लियर? जब उसको अपना फायदा होगा, हुकूमत का फायदा नहीं। दे आर द सेल्फिश पीपल। ठीक है, ये मैं आपको रियलिस्टिक बात बताता हूँ। क्लियर? तो वो तब सेल बढ़ाएगा जब उसको 100 की बजाय 110 उसके जेब में जाएंगे। अगर सेल टैक्स बढ़ रहा हो, क्लियर, तो वो कभी भी अपनी सेल को नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जेब में तो वही 100 के 100 जाने हैं भाई। वो 117 पे भेजे या 118 पे भेजे, वो तो हुकूमत को फायदा हो ना। हुकूमत को आप 17 की बजाय 18 रुपए जाएंगे। क्लियर? तो इधर प्राइस तो बढ़ गई, 117 से 118 हुई, लेकिन उधर तो उसने सेल नहीं बढ़ाई। जबकि लॉ सप्लाई में हमने क्या पढ़ा, तो वो तब सेल बढ़ाएगा जब प्राइस बढ़ेगी। तो इधर तो प्राइस बढ़ गई, लेकिन वो तो सेल नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि सेल टैक्स बढ़ गई है यार, उसको अपना कोई फायदा नहीं है जी। इस पॉइंट में कोई इशू? इस पे मैं डायग्राम भी करवा लेता हूँ, अभी आपको इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएगा। तो अब ये पॉइंट क्लियर है? जी ठीक है जी, आगे जाते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमने डिफिनीशन पढ़ ली, एजम्पशन पढ़ लिए। अब हम आ जाते हैं टेबल और डायग्राम और एक्सेप्शन की तरफ। सही है जी। जी ये अब देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई, ये टेबल देखें। प्राइस बढ़ रही है 10 से 15, 15 से 20, तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है। आप देखिए ये, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाइड का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, तो प्रोड्यूसर आर मोर विलिंग टू सेल, प्रोड्यूसर मजीद सप्लाई करेगा मार्केट में, 50 से 100, 100 से 120। क्लियर जी? ये देखे ये डायग्राम, जब प्राइस थी 10, तो क्वांटिटी को 50 मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहा था, सप्लाई करवा रहा था। प्राइस फॉर एग्जांपल 15, तो उसने कर लिया 100। जब 20, तो उसने कर लिया 120। तो कहने का मतलब ये है कि इसको, इस कर्व, ये आपस में सप्लाई और उसका आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और इसको याद रखें, उधर क्या था, एक्सटेंशन एंड कंट्रक्शन इन डिमांड, इधर क्या है, एक्सटेंशन एंड कंट्रक्शन इन सप्लाई। इसको एक्सटेंशन एंड कंट्रक्शन इन सप्लाई कर्व भी कहते हैं। अगर प्राइस की वजह से सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा हो, तो उसको लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, सप्लाई कर्व या एक्सटेंशन एंड कंट्रक्शन इन सप्लाई भी कहते हैं। आई रिपीट, अगर प्राइस की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा हो, तो उसको लॉ ऑफ सप्लाई और एक्सटेंशन एंड कंट्रक्शन इन सप्लाई भी कहते हैं। ठीक है जी। क्लियर? टेबल और डायग्राम में कोई इशू? जी जी, कोई इशू काइंडली पूछे, आगे जाते हैं फिर। चेंज मनी तो प्लान इंशाल्लाह।
ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। अच्छा, इसके एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस, लास्ट पॉइंट ग्राफ में रिपीट कर, लास्ट पॉइंट वो जो मैंने आपको बताया कि इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। और प्राइस की वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा हो प्राइस की वजह से, ठीक है, अगर प्राइस में इंक्रीज आता है और सप्लाई इंक्रीज होती है, अगर प्राइस में डिक्रीज आता है और सप्लाई डिक्रीज, तो उसको एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन सप्लाई भी कहते हैं, ठीक है। या इसको लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं या एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन सप्लाई भी कहते हैं। ये कुछ चीजें भी हमने नहीं पढ़ी जी। इसमें कौन सा पॉइंट? जी अब्दुल मजीद, कौन सा पॉइंट? वही लास्ट पॉइंट इमरान। अच्छा अब्दुल मजीद, मैं बताता हूँ भाई। मैं कहा कि उधर जो था डिमांड में क्या था? कर्व इस तरह गिरता था ना, इस तरह, ठीक है ना। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप था। इधर क्या है? सप्लाई में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। प्राइस मूव कर रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी मूव कर रही है। क्लियर जी? उसमें भी इंक्रीज आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं इस कर्व को, जी जी, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं, पॉजिटिव रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप। उधर लॉ ऑफ डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप। ओरिजिन से इसलिए नहीं थे कि जीरो सप्लाई तो कुछ भी नहीं, आप इधर से लो, ओरिजिन से लोगे ना, ओरिजिन से, तो इट मीन जीरो सप्लाई, जीरो प्राइस, जीरो सप्लाई, ठीक है ना। लेकर मार्केट में जीरो प्राइस होगा तो जीरो सप्लाई। आप तो सप्लाई तब करोगे ना जब मार्केट से कुछ ना कुछ मिलेंगे। जी आप जीरो से ले लो, कोई इशू नहीं। अच्छा, इसके जो एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन जो उधर ऊपर हमने असम्पशंस पढ़ेगा ना, नो चेंज इन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, वही उसके एक्सेप्शंस भी हैं। अगर एक्सेप्शन आ गए तो आप लेके सर के देयर इज चेंज इन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी की प्राइस कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी टाइम टाइम के साथ इंट्रोड्यूस होती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी कभी कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है। नेचुरल क्लाइमेट में भी चेंज होता रहता है, तो उसकी जो एक्सेप्शन है ना, इसके एक्सेप्शन वो उसके एजम्पशंस भी हैं, वो निगेट करती है ना। इसके एक्सेप्शन अगर आप उसके एजम्पशन को निगेट कर लें, लॉ ऑफ सप्लाई के एजम्पशन को अगर आप निगेट कर ले तो इसके एक्सेप्शन बन जाते हैं, ठीक है ना। हमने वहां ये चीजें एज्यूम कर ली कि ये चीजें हो तो तब ये लाइफ एप्लीकेबल होगा, रियल में तो ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती ना। अब क्लियर है ना एक्सेप्शन? उसने आपकी किताब में अलग एक्सेप्शंस नहीं दी, तो इसी वजह से मैं जी कंफर्म कर दे एक्सेप्शंस में। एग्जेम्पशन को आप नेगेट कर लें, उसके अगेंस्ट चले तो वो एक्सेप्शन बन जाती है।